तो आज हम साइंस के चैप्टर की बात कर रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में हम पहले बात करेंगे फोर्स की। तो जनरली फोर्स कहते किसे हैं? ठीक है, फोर्स का मतलब है पुल और पुश ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी भी तरह का बल लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं तो जनरली उसके अंदर हम पुल कर रहे होते हैं या पुश कर रहे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम किसी चीज को स्ट्रेच भी कर रहे हैं ना, स्ट्रेच भी हमारा फोर्स में आता है। किसी चीज को स्ट्रेच खींचना बहुत तेजी से, तो पुल पुश में ही आता है। ढकेलना और खींचना, स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं बहुत जोरों से, वो भी फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर हम। ठीक है, वहीं पे हम क्या करते हैं कि चीज को जमीन से उठा रहे हैं, वो हम पुल कर रहे हैं। हम देखते हैं जनरल दरवाजों पे पुल और पुश लिखा होता है। तो जो भी हम फोर्स लगाते हैं उसमें हम दो ही चीज करते हैं, पुल और पुश करते हैं। तो फोर्स का मतलब है पुल और पुश करना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब हम किसी वस्तु पे क्या करते हैं, उसके इधर से फोर्स लगाते हैं तो हम जनरली पुश कर रहे होते हैं, और जब उसे हम खींचते हैं तो हम पुल कर रहे होते हैं। तो ये दोनों हमारा फोर्स का एग्जांपल है कि हम फोर्स लगा रहे हैं, एक बार खींच रहे हैं और एक बार धकेल रहे हैं, जिसे पुल और पुश किया जाता है। और ऐसे बहुत सारे फोर्स हम लगाते हैं जनरली, जिसके अंदर हम फोर्स का यूज करते हैं और चीजों को पुल और पुश करते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। वहीं पे अगर हम बात करें कि जब हम पुल और पुश करते हैं, ठीक है, फोर्स लगाते हैं, तो चेंज आता है वस्तु में। किस किस चीजों में चेंज आता है? हम क्या कहेंगे कि फोर्स लगाने पे क्या बदलाव आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स की हम बात कर रहे थे। फोर्स से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। हम नॉर्मली अपने डेली लाइफ की स्टाइल की अगर हम बात करें, ठीक है, फोर्स से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो हम जनरली देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई गुब्बारा लेते हैं, उस गुब्बारे के अंदर हम हवा भरते हैं, उसको दबाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, उसके शेप में क्या आ गया, चेंज आ गया है। ठीक है, चेंज आ गया। वहीं पे हम देखते हैं जब घरों में आटा गूंथते हैं तो उसमें हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसका शेप क्या होते रहता है, चेंज होती रहती है। वहीं अगर हम स्पंज लेते हैं, स्पंज को दबाते हैं तो भी इसके क्या होता है, शेप में चेंज आ जाता है। उसी के आधार पर अगर हम बात करें उसकी स्पीड में चेंज कैसे आता है। स्पीड का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस पर हम अगर फोर्स लगाएं, या तो उसकी मूवमेंट है वो बढ़ जाएगी या तो कम हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे ब्रेक की बात करते हैं। हम गाड़ी जो चलती है उसको जब हम रोकने का इस्तेमाल करते हैं, हम ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक जनरली क्या करते हैं, जो व्हील होता है ना, व्हील के ऊपर फोर्स लगाते हैं, व्हील के ऊपर फोर्स लगा के इसको रोकने का काम करते हैं। जो इसकी रफ्तार होती है वो कम हो जाती है, इसकी स्पीड कम हो जाती है। तो फोर्स क्या करता है, स्पीड को कम कर सकता है। वहीं भी बात करें, फोर्स जो है स्पीड को बढ़ा भी सकता है। कैसे? जो गाड़ी चलती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है एक्सीलरेटर से। एक्सीलरेटर चलने के दौरान होता क्या है, हम स्पीड बढ़ाते हैं, फोर्स उसमें लगता है। मतलब जितना हम स्पीड देते हैं उसके हिसाब से क्या होता है, जो इंजन के अंदर ऑयल होता है वो उतनी तेजी से बर्न होता है। बर्न होने से हीट निकलते, हीट एज अ फोर्स की तरह काम करती है, जिससे क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है। उसी का एक और एग्जांपल ले, जब कोई बॉलर हमें बॉल डालता है, हम क्रिकेट खेलते हैं, तो हम जितनी तेज बैट घुमाते हैं उसकी स्पीड उतनी ज्यादा तेज हो जाती है। तो उस दौरान हमने क्या किया, जो उसकी स्पीड थी वो तेज कर दी। कोई भी गेम अगर हम खेलें, ठीक है, उस गेम के जैसे जैवलिन थ्रो है, जैवलिन थ्रो में क्या होता है, एक भाले की स्पीड जो होती है स्लो होती है, और उसे हम बहुत तेजी से फेंक सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, फोर्स से स्पीड में बदलाव कर सकते हैं, या तो उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं या तो स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज हमने देखी, हम उसके साइज वाइज को चेंज कर सकते हैं। दूसरी हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं। तीसरा, आकार में बदलाव ला सकते हैं। आकार में बदलाव कैसे लाएंगे? ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं, फोर्स लाते हैं और उसका आकार परमानेंटली चेंज हो सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बता सकते हो कि कोई से ऐसे एग्जांपल कि हम फोर्स लगाए उसका आकार परमानेंट चेंज हो जाए। कंप्रेसिबिलिटी, गैस देखा, गैस जो होती है जनरली गैस से लिक्विड बनाते हैं, वो फोर्स ही लग रहा है। हमने क्या किया, एक चैम्बर में गैस को बंद करके बहुत फोर्स लगाया। ठीक है, फोर्स एज एग्जांपल ऑफ प्रेशर, प्रेशर और फोर्स एक ही तरह से है। ठीक है, प्रेशर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हम उसी की आगे ही बात करेंगे। हमने उसमें फोर्स लगाया तो हमने उसके क्या किया, स्टेट को चेंज कर दिया।
ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हम स्टेट को कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो थी जनरली वो गैस की फॉर्म में होती है, बट जब हमने उस पर क्या लगाया, फोर्स लगाया बाहर की तरफ से, तो सॉलिड ड्राई आइस में बदल गई। ठीक है, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी अवस्था को भी चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा के। ठीक है, अवस्था को भी बदल सकते हैं, आकार के साथ साथ अवस्था भी बदल सकते हैं फोर्स लगा के। तो हमने आकार की बात करी, ठीक है, चाल की बात करी जिसको हम स्पीड की बात करते हैं, ठीक है, और शेप की बात करी। ये सारी चीजें हम चेंज कर सकते हैं फोर्स के माध्यम से। और कुछ कर सकते हैं फोर्स के माध्यम से, दिशा बदल सकते हैं। दिशा कैसे बदलते हैं, रैकेट खेलते हो, रैकेट जब हम खेलते हैं तो शटल कॉक जो होती है एक डायरेक्शन से मारते हैं, दूसरी डायरेक्शन चली जाती है, फिर वो दूसरी डायरेक्शन में आती है, फिर हम फोर्स मारते हैं, फिर वो अलग डायरेक्शन में चली जाती है। क्रिकेट खेलते हैं, बॉल फेंकता है कोई भी बॉलर, हम शॉट लगाते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, तो हमने क्या किया उस दौरान, फोर्स ही लगाया, फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, उसकी जो डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई। तो डायरेक्शन को भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम गाड़ी चलाते हैं, वो भी डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो एक फोर्स की वजह से हो पा रही है। व्हील के ऊपर फोर्स लगता है तभी डायरेक्शन चेंज होती है। बहुत सारे गेम खेलते हैं हम, उसके अंदर हम क्या करते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। तो ये सभी एग्जांपल है इफेक्ट ऑफ फोर्स के, कि फोर्स से हम क्या क्या कर सकते हैं, फोर्स की वजह से क्या क्या चीजें होती हैं। पहली, चेंज इन शेप। दूसरा, चेंज इन स्पीड। तीसरा, चेंज इन डायरेक्शन। और इसमें ऐड कर सकते हैं शेप एंड साइज। ठीक है, आकार में बदलाव, अवस्था में बदलाव, दिशा में बदलाव, उसकी चाल में बदलाव। मतलब कोई चीज रेस्ट में है तो मूव भी कर सकती है फोर्स लगने से, और कोई चीज मूव कर रही है तो रुक भी सकती है। कोई भी किसी डायरेक्शन में जा रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं उसकी डायरेक्शन को फोर्स लगा के, है ना। जनरली जैसे हम पंखा चला रहे हैं, अब ये पंखा जो इधर घूम रहा है, हम फोर्स लगा के डायरेक्शन को रोक सकते हैं, रोक सकते हैं जनरली डायरेक्शन को, फोर्स लगा के रोक तो सकते हैं ना। तो हम किसी की डायरेक्शन को भी फोर्स लगा क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये बात थी हमारी फोर्स की, कि फोर्स होता क्या है, फोर्स के इफेक्ट क्या क्या होते हैं। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि फोर्स क्या है एंड फोर्स के इफेक्ट क्या है। फोर्स की अगर हम बात करें, फोर्स का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुल और पुश जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। हम किसी चीज को खींच रहे हैं या धकेल रहे हैं तो वो हमारा फोर्स या बल कहलाता है। ठीक है, और जब बल लगता है तो वस्तु के अंदर परिवर्तन आता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज आता है। ठीक है, चेंज क्या क्या आता है, पहला उसके शेप में चेंज आता है, शेप एंड साइज, आकार में परिवर्तन आता है। दूसरा, उसके चाल में परिवर्तन आता है, स्पीड में कहेंगे हम एक तरीके से, स्पीड में चेंज आना। तीसरा, उसकी दिशा में परिवर्तन आना, हम उसकी दिशा को भी बदल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, फोर्स। ठीक है, बात करेंगे बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स की। ठीक है, बैलेंस का मतलब होता है तराजू, बैलेंस करना, तराजू में करते हैं बैलेंस, जिसके अंदर हमारे पास दो चीजें होती है, एक इस तरफ रखते हैं, एक इस तरफ रखते हैं। ठीक है, किसी एक तरफ ज्यादा हो जाए, एक तरफ कम हो जाए तो वो अनबैलेंस हो जाता है, और जब दोनों में बराबर हो तो वो बैलेंस हो जाता है। ऐसे बल की बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं, संतुलित या असंतुलित। अगर हम क्या करते हैं, किसी बॉक्स को धक्का मार रहे हैं, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं और ये मूव कर रहा है, तो ये अनबैलेंस है, क्योंकि एक फोर्स हम लगा रहे हैं, दूसरा फोर्स फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, जब हम किसी चीज को धक्का मारते हैं तो जो फ्रिक्शन होता है, फोर्स का फ्रिक्शन जमीन से जो लगता है, कोई भी फोर्स जब किसी के अपोजिट में लगता है, जब कोई किसी अर्थ या किसी चीज के कांटेक्ट में है और हम आगे की तरफ फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स उसे रोकता है, जो फोर्स उसे रोकता है वो फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है, जो सरफेस से टच होता है। जैसे अगर अपने हाथ की बात करें, हम अपने हाथ को रफ करते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जिससे बहुत सारी चीजें होती है, आग भी लगती है, माचिस की तीली हम जलाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होती है।
तो अगर हम किसी चीज को जमीन पे धक्का मार रहे हैं, एक तो हम फोर्स लगा रहे हैं, दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, और जब हम इस वाले फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो हमारा फोर्स ज्यादा हो जाता है, और उस दौरान ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मूव करता है। मतलब जो हमारा रिजल्टेंट होता है, मतलब अगर मैं बात करूं, इसको F1 मानूं, इसको F2 मानूं, ठीक है, मेरा फोर्स ये F1 है और ये मेरा क्या है, F2 है, ठीक है। F1 और F2 जब दोनों वस्तुओं पे लग रही है बट ये अपोजिट डायरेक्शन में है, जब भी कोई चीज अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, विपरीत दिशा में लगती है, तो उसमें नेगेटिव का निशान आता है। अगर ये वाला बल पॉजिटिव है मेरी दिशा के अकॉर्डिंग, तो ये वाला बल नेगेटिव होगा, क्योंकि ये विपरीत है। जब भी हम किसी अपोजिट चीज की बात करते हैं हम तो उसमें नेगेटिव साइन लेते हैं। तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा F1 प्लस F2 वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। ग्रेटर देन जब 0 होगा तब जाके ये कैसा फोर्स होगा हमारा, अनबैलेंस। मतलब इस दौरान वस्तु मूव करेगी। अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं, मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, ठीक है, उधर से फोर्स कितना लगा, 4 न्यूटन का, 5 न्यूटन का, ठीक है। अब वाला नेगेटिव है, नेगेटिव है तो भैया 10 में से -4 कर दो, कितना हो गया, 6। तो क्या आया रिजल्टेंट फोर्स हमारा, 6 आया, पॉजिटिव आया, 0 से बड़ा आया। तो ये होता है अनबैलेंस। क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स के अंदर क्या होता है, जो हमारा दोनों फोर्स का जो सम होता है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है 0 से, और तभी जाके कोई भी वस्तु क्या करेगी, मूव करेगी। अगर वो मूव नहीं करती है तब क्या होता है कि मैंने एक बड़े वस्तु पे बल लगाया, फोर्स लगाया, अब ये वस्तु मूव नहीं कर रही है, तो इसका मतलब जो मेरा F1 और F2 है उसका सम 0 आएगा। तो ये है हमारा बैलेंस फोर्स, ठीक है। जब दोनों बलों का योग, दोनों फोर्स का सम 0 हो तो वो क्या कहलाता है, बैलेंस। मतलब हम क्या करते हैं, गेम खेलते हैं, हम क्या कहते हैं कि हम क्या करते हैं, एक ऐसे गेम खेलते हैं जिसमें हाथ पकड़ के एक दूसरे को खींचते हैं। अगर दोनों बराबर बल लगाएंगे, टग ऑफ वॉर देखा, टग ऑफ वॉर जो रस्सी से खींचने वाला होता है, अगर दो व्यक्ति के अंदर सेम पावर है, सेम फोर्स लगा रहे, सेम बल लगा रहे, तो वो एक ही जगह रहेंगे, ना आगे होंगे ना पीछे होंगे। बट जैसे एक व्यक्ति ज्यादा फोर्स लगाता है तो एक जने हिलने लगता है, तो वो हो जाता है अनबैलेंस, उसमें अनबैलेंस हो जाता है, ठीक है। बट जब दोनों सेम बल लगाते हैं तो उस दौरान कोई चेंज नहीं आता, उसे बैलेंस या संतुलित बल कहते हैं। और जब दोनों में से कोई एक वस्तु ज्यादा बल लगाता है, एक व्यक्ति ज्यादा बल लगाता है, तो अनबैलेंस हो जाता है। उस दौरान हमारा जो रिजल्टेंट जो परिमाण हो जाता है वो 0 से अधिक हो जाता है बल का, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। और अनबैलेंस फोर्स के दौरान कोई भी वस्तु जो होती है मूव करने लगती है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कोई भी वस्तु पे, कोई वस्तु मूव कब करेगी, अगर ये वस्तु यहां है तो हम क्या करते हैं, इसमें एक फॉर्मूला बनाते हैं, एक एंगल बनाते हैं, इसको हम मानते हैं बेस, ठीक है, इसको मानते हैं हम परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यदि ये एंगल 90 डिग्री का है, अगर हम यहां से बल लगाते हैं तो वस्तु मूव नहीं करता, करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। हम किसी के ऊपर से फोर्स लगाएंगे तो मूव करेगा, वो नहीं करेगा। मूव कब करेगा, मूव तब करेगा जब ये 90 से कम हो, क्या हो, थीटा यहां पे क्या हो जाए, 90 से हमारा कम हो जाए, ठीक है। 0 होगा तो भी होगा बट 90 से कम होना चाहिए, तब जाके कोई भी वस्तु क्या करेगी, मूव करेगी, वरना नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, ठीक है, ऊपर से, तो वो उसके परपेंडिकुलर हो जाता है, और परपेंडिकुलर होने पे जो होता है हमारे यहाँ पे फोर्स 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसमें
हम आगे बात करेंगे कि ये कहाँ पे यूज होगा, ठीक है, वर्क डन में होगा यूज, तो हम आगे बात करेंगे। अभी हमने बात करी बैलेंस की और अनबैलेंस की। हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की, जिसमें गैलीलियो गैलीली ने ऑब्जर्व किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या किया जाए, अगर मोशन में लाया जाए रेस्ट से, तो उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है। अगर हम एक ऐसा सरफेस ले जो फ्रिक्शन लेस हो, ठीक है, और वहां पे कोई फ्रिक्शन ना लगे, ठीक है, तब क्या होगा। तो गैलीलियो गैलीली ने ऑब्जर्व किया, एक हाइट से एक पोल को छोड़ा, ठीक है, जिसने एस डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, फ्रिक्शन लेस है यहाँ पे ये सरफेस, तो उसने ऑब्जर्व किया यहाँ पे आने के बाद, लेफ्ट से राइट साइड आने के बाद, तो इधर से ग्रेविटी की वजह से इसकी नीचे आने के साथ साथ क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी, इसका वेग बढ़ता जा रहा था, और जब वो नीचे आया तो जब इसका थीटा बराबर था, ये वाला थीटा जो था हमारा वो थीटा 1 के बराबर था, इसका मतलब कोण दोनों को एक जैसे पे रखा गया कोण पे, तो इस बॉल की जो गति थी वो ऊपर की तरफ जाने पे कम होती गई और उसने S1 दूरी तय करी। जब थीटा और थीटा 1 बराबर था तो जो उसकी जो S थी वो S1 के बराबर थी, ठीक है। फिर उसने क्या किया, इसी एंगल को और कम किया, सेम उसी हाइट से छोड़ा, तो उसके बाद क्या हुआ, ये एंगल जो था, थीटा एंगल जो था वो बढ़ा था थीटा 2 से, इस दौरान S2 बड़ा हो गया हमारे S से। फिर उसने क्या किया, यही कंडीशन अप्लाई करी तीसरे वाले में, और एंगल कम कर दिया, तो इससे भी कम थीटा 3 कर दिया, तो जो हमारा S3 था इससे भी ज्यादा हो गया, ठीक है। इस दौरान उसने ऑब्जर्व किया, जब क्या किया गया, राइट साइड में वस्तु में एंगल को कम किया गया, तो उसने ज्यादा दूरी तय करी, जितना कम कर रहे थे उतनी दूरी तय करी, मगर तीनों में एक चीज कॉमन थी, तीनों सेम हाइट कंटेन कर रहे थे, चाहे एंगल थीटा 1 था, थीटा 2 था या थीटा 3 था, ठीक है। जब उसे एक हाइट से छोड़ा गया, ठीक है, और वो नीचे आया दूसरी तरफ, जब उसने ऑटोमेटिक वेलोसिटी अटेन की, तब जाके उसने जो हाइट अटेन की तीनों केस में, चाहे एंगल ज्यादा था या कम था, सेम हाइट अटेन करी। जब एंगल ज्यादा था तब उसने क्या करा, डिस्टेंस सेम करा, जब एंगल कम हुआ तो डिस्टेंस बढ़ती गई, बट हाइट हर बार क्या थी, सेम थी। तो गैलीलियो गैलीली ने क्या बताया कि कोई भी वस्तु जब है, ठीक है, अगर उसको मूव कराना है तो एक अनबैलेंस फोर्स लगता है, एक अनबैलेंस फोर्स लगता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, तो क्योंकि विदाउट अनबैलेंस फोर्स के ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आता या रेस्ट में नहीं आता, जब तक उससे ज्यादा फोर्स नहीं लगाओगे तो वो मूव नहीं करेगा या वो रेस्ट में नहीं आएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए उसमें एक अनबैलेंस फोर्स लगाया जाता है, और यदि उसके बाद उस पर कोई फोर्स नहीं लगता तो यूनिफॉर्म में बना रहता है वो ऑब्जेक्ट। यहां से आया, यहां पे आने के बाद उस पर कोई फोर्स नहीं था, वो ऑटोमेटिक स्पीड अटेन करता गया, तो यूनिफॉर्म में जाने के लिए कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती। तो ये गैलीलियो गैलीली ने ऑब्जर्व किया, और इसी के आधार पे न्यूटन ने बताया लॉ ऑफ मोशन के बारे में, उसने भी ऑब्जर्व किया और कुछ लॉ ऑफ मोशन दिए, जिसको 3 लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, 3 लॉ ऑफ मोशन है जिसके हम तीनों की बात करेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, गैलीलियो गैलीली ने जो बताया वैसे ही है कि कोई वस्तु अगर गति में है, एक रेखीय गति में है, ठीक है, तो वो गति में ही रहना चाहती है, और रुकी है तो वो रुकी रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, तब तक वो अपनी स्टेट में बनी रहना चाहती है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसे, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बस की बात करते हैं, ठीक है, बस चल रही है, ठीक है, बस चलती है तो चल रही है, और जैसे एकदम ब्रेक लगता है तो हम आगे की तरफ आते हैं, जो हम आगे की तरफ से आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, या कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, कोई इतना बड़ा पत्थर है वो रखा हुआ है, ठीक है, वो वहीं पड़ा रहेगा जब तक कि उस पर फोर्स ना लगे, ठीक है, तो वो क्या है, तो इसके अंदर एक गुण आता है
इसी लॉ के अंदर, जिसे हम कहते हैं इनर्शिया, जड़त्व, इनर्शिया, इसलिए इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इनर्शिया क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है वो उसमें ही बनाए रखता है, ठीक है। वो दूसरे चेंज करने के लिए रजिस्ट करता है कि अगर हम किसी को क्या कर रहे हैं, मोशन से रेस्ट में ला रहे हैं, तो वो उसे रोकता है कि मोशन में ना आए, जिसकी वजह से बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। या अगर कोई रुका हुआ है, वो मोशन में ना आए, उसके लिए वो उसे रोकता है, रजिस्ट करता है, उसके पोजीशन को रोकता है, वो इनर्शिया है। और इनर्शिया से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जैसे बात करें इनर्शिया की, कि अगर हम एक बस में है ना, और बस वाले ने एकदम ब्रेक मारी, तो हमें आगे झटका लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, मोशन में है, बट बस एकदम से रेस्ट में आ गई, बट हमारी बॉडी मोशन में ही बने रहना चाहती थी, इसलिए हमें झटका लगा। वही बस ड्राइवर एकदम से स्टार्ट करते, हम पीछे की तरफ जाते हैं, क्योंकि बस जो है रेस्ट में, हमारी बॉडी भी रेस्ट में आ चुकी है, बट जैसी बस मोशन में आया, बट हमारी बॉडी रेस्ट में रहना चाहती थी, इसलिए हमें पीछे झटका लगा। ठीक है, एक बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, उस बड़े से पत्थर पर लात मारोगे तुम्हें बहुत चोट लगेगी, क्योंकि वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। ठीक है, उससे ज्यादा फोर्स अगर उस पर लगेगा तो वो चला जाएगा, बट वो जो फोर्स लग रहा है, जो रजिस्ट कर रहा है उसकी स्थिति को बदलने से, वो हमारा इनर्शिया है। जैसे एग्जांपल की और बात करें, कैरम बोर्ड खेलते हैं सारे, कैरम बोर्ड में हम जनरली क्या करते हैं, जब नीचे वाली गोटी को मारते हैं तो बाकी गोटी अपने आप वैसे ही नीचे आ जाती है, क्योंकि एक गोटी मोशन में आई, बाकी रेस्ट में ही बने रहना चाहती थी, इसलिए वो नीचे की तरफ आ गई। वहीं अगर हम बात करते हैं, जब हवाएं चलती हैं तो कुछ पत्ते टूट जाते हैं, या अगर हम पेड़ों को हिलाएं तो कुछ पत्ते टूट जाते हैं, क्योंकि पत्ते रेस्ट में थे। हमने जब पेड़ को हिलाया तो पत्ते रेस्ट में ही रहे, बट पेड़ मोशन में आ गया, जिसकी वजह से वो टूट गए। वहीं अगर हम बात करते हैं, जहां वो कम्बलों में क्या करते हैं, मारते हैं, हाथ मारते हैं, लाठी मारते हैं, तो उसमें से धूल निकल जाती है। जनरली होता है क्या, कम्बल के जो साइज होता है वो थोड़ा स्पंजी होता है, जब उस पर कोई फोर्स लगाते हैं तो पार्टिकल्स वही रहते हैं, बट कम्बल क्या आ जाता है, मोशन में आ जाता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। वहीं अगर हम एक और एक्सपेरिमेंट करें, एक गिलास लें, ठीक है, एक गिलास लें और उसके ऊपर एक कार्ड रखें, और कार्ड के ऊपर अगर हम सिक्का रख दें, और इस कार्ड पे हम अगर फोर्स मारें तो सिक्का सीधा नीचे चला जाएगा, कार्ड के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि सिक्का रेस्ट में रहना चाहता है, वो रेस्ट में ही था, बट कार्ड किस में आ गया, मोशन में आ गया। तो वो प्रॉपर्टी, वो गुण किसी भी वस्तु का जो उसकी पोजीशन को, उसकी स्थिति को चेंज करने से रोकता है, उसे इनर्शिया या जड़त्व कहा जाता है। इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। अब इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, ये भी बात कर लेते हैं, छोटी चीज पे, बड़ी चीज पे, रफ्तार पे, किस पे। तो इनर्शिया दो चीजों पर निर्भर करता है। नॉर्मल सी बात कर लेते हैं कि एक छोटी चीज है, ठीक है, या छोटी चीज है, फुटबॉल है, फुटबॉल पे किक मारता हूं वो मूव करने लग जाती है, पर वही पत्थर रख के किक मारूं तो मूव नहीं करेगी, क्योंकि दोनों के अंदर किसका फर्क है, उसके मास का फर्क है। ठीक है, बड़ी गाड़ी है और एक छोटी गाड़ी है, ठीक है, बड़ी गाड़ी किसी टकराती है तब जाते झटका लगेगा, छोटी गाड़ी टकराएगी तब जाते झटका लगेगा, हमें बड़ी गाड़ी में ज्यादा झटका लगेगा, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो अगर किसी का मास ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा है, तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। ठीक है, एक और चीज पर डिपेंड करता है, वो है हमारा वेलोसिटी, कि कोई ट्रेन बहुत तेजी से आ रही है, उसने ब्रेक मारी, बहुत सारे एक्सीडेंट देखे हमने, पटरियां पलट जाते हैं। वही ट्रेन अगर धीरे से आए और ब्रेक मारे, टकराए, तो पटरियां ना पलटे, क्योंकि उस दौरान उसका इनर्शिया कम होगा। तो जब अगर हम वेलोसिटी को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसकी इनर्शिया क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर हम छोटी चीज की वेलोसिटी को बढ़ा देना, एक छोटी सी चीज को, एग्जांपल लेता हूं, बड़ा मस्त एग्जांपल है।
जैसे एक नीडल, सुई की बात करते हैं। अगर मैं एक सुई को यहां से घेरता हूं, बहुत कम आवाज आएगी। एक हाइट से घेरता हूं, थोड़ी तेज, थोड़ी आवाज आएगी। अगर मैं उसी सुई को स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से घेरूं, स्पेस से घेरूं, परमाणु बम जितना हमला होगा। परमाणु बम और एक सुई घेरने से सिर्फ, क्योंकि स्पीड उसकी क्या होगी, बहुत ज्यादा हो गई। स्पीड की वजह से उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा बढ़ गया। उल्का पिंड होते हैं, उल्का पिंड जो होते हैं वो जितने बड़े होते हैं उतना गहरा गड्ढा करते हैं अर्थ पे जब गिरते हैं तो, ठीक है। जितने छोटे होते हैं उतना कम करते हैं। वही है भाई, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में आएंगे तो भैया ग्रेविटी सेम लगेगी उस पर, सेम स्पीड से आएगा, बट मास की वजह से उसका क्या बढ़ जाएगा, इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो इनर्शिया से इफेक्ट बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। मास और वेलोसिटी दोनों इनर्शिया पे डिपेंड करते हैं। मैं कहूं अगर मैं किसी का मास बढ़ाता हूं, मास इंक्रीज करता हूं, तो मेरा इनर्शिया भी इंक्रीज हो जाएगा, जड़त्व। या वेलोसिटी बढ़ाता हूं तो भी मेरा इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा। तो जड़त्व जो होता है वो दोनों पे निर्भर करता है, द्रव्यमान पे और वेग पे। अगर हम द्रव्यमान बढ़ाते हैं तब भी ये बढ़ेगा, और वेलोसिटी वेग बढ़ाते हैं तब भी ये बढ़ेगा, दोनों पे निर्भर करता है, ठीक है। तो समझ आया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि कोई भी वस्तु है अगर वो मोशन में मतलब गति कर रही है तो गति करती रहेगी, और रेस्ट में स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लग रहा हो, असंतुलित बल ना लग रहा हो, अनबैलेंस फोर्स ना लग रहा हो, तब तक वो अपनी स्थिति में चेंज नहीं लाएगा, ठीक है।